श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। किसी से कहा कि तुम कटु वचन का प्रयोग मत करो, मीठे बोला करो, तो मैं क्या करूं, मेरी प्रकृति ऐसी है, बस बात समाप्त होगी। अब आगे कहने का कोई अवकाश ही नहीं है। मेरी प्रकृति ऐसी है, मैं क्या करूं। यह उत्तर भी यदा कदा यत्र तत्र सुनने को मिल जाता है कि करूं क्या, मेरी प्रकृति ऐसी है। यह प्रकृति की विचित्रता काफी संघर्ष पैदा करती है और पारस्परिक जीवन में कटुता भी पैदा करती है। प्रकृति से जुड़ी हुई है रुचि, जो स्वभाव का एक अंग है रुचि, रुचि की भिन्नता। रुचियां भी अलग अलग है। मनुष्य की कितनी रुचियां हैं कहा नहीं जा सकता, और एक एक युग में भी रुचियां बदलती रहती है। आज से 50 वर्ष पहले शायद मीठा खाने की रुचि ज्यादा थी और आज नमकीन खाने की रुचि ज्यादा हो। तो प्रकृति का भेद और रुचि का भेद जहां होता है वहां विग्रह होता है, सामंजस्य नहीं हो सकता। सामंजस्य के लिए जरूरी है कि प्रकृति को समझकर चलना, प्रकृति को बदलना और प्रकृति को समझकर चलना दो बातें हैं। पहली बात है प्रकृति को समझकर चलना, और प्रयत्न होना चाहिए कि प्रकृति को कैसे बदला जाए, स्वयं कैसे बदले, या जो बड़ा है वह उसे बदलने का गुर सिखाए और बदलने की प्रेरणा दे। तो प्रकृति को समझकर चलना। 5, 10, 20 लोग साथ में रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। साथ में रहना और फिर लड़ाई झगड़ा न होना, यह एक अच्छे जीवन का लक्षण है। पर यह कैसे नहीं हो, उसका एक हेतु है प्रकृति को समझना। मेरी प्रकृति कुछ और है और दूसरे की प्रकृति कुछ और है, उसे समझना होगा। मौसम बदल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो रही है। एक साधु भीतर सोता है, दूसरा बाहर सोता है। अब जो भीतर सो रहा है वह कहता बाहर सोना अच्छा नहीं, और बाहर सो रहा है वह कहता भीतर सोना अच्छा नहीं, भीतर गर्मी है, बाहर खुली हवा है। अब दोनों की प्रकृतियां भिन्न है, एक की उष्ण प्रकृति है और एक की शीत प्रकृति है। प्रकृति में भी यह मौसम का भी असर आता है और शरीर के रसायनों का भी अंतर है। जो पित्त प्रधान है उसकी प्रकृति गर्म होगी, और जो कफ प्रधान है उसकी प्रकृति मधुर होगी, शांत होगी।
वायु प्रधान है, उसकी प्रकृति चंचल होगी। अब एक की प्रकृति में चंचलता है, एक की प्रकृति में उग्रता है, गर्मी है, और एक की प्रकृति में शांत है। अब ये तीनों भीतर के कारण है। भीतर के जो रसायन है, कफ, पित्त और वायु, ये भी रसायन ही है हमारी। ये जो भीतर के हैं वे उसको प्रभावित कर रही हैं, तो प्रकृति का भेद होना जरूरी है। अब जिसकी पित्त प्रकृति है वह गर्म चीज खाना पसंद नहीं करता, खाना अच्छा नहीं होता, उसके हित में नहीं होता। अब जब भिक्षा से लाते हैं या घर में रसोई बनती है, गर्म प्रकृति की मिर्ची आ गई, गर्म प्रकृति की चीज आ गई। अब एक कहता है कि मैं मिर्ची नहीं खा सकता, मुझे आ गई गर्मी होती है। दूसरा कहता है कि मैं ले आया, ये तो खाना ही होगा तुमको, कैसे नहीं खाएगा, ये खाना पड़ेगा। तो ये यहाँ प्रकृति का द्वंद्व शुरू हो जाता है और विग्रह थोड़ा शुरू हो जाता है। यह हमें समझना होता है कि रसोई बनाने वाले को यह समझना होता है कि अगर इसको यह खाने में सूट नहीं करता तो फिर मुझे वह बनाते समय ध्यान देना कि किसके लिए क्या होना चाहिए। एक को करेला बहुत अच्छा लगता है और एक को करेला बहुत कड़वा लगता है। हमारे मुनि समेरमल जी हैं जो एकांत साधना में रहते हैं आजकल, ये कड़वी चीज खाना, करेला पसंद ही नहीं करते, इनको पसंद ही नहीं है। ये जो भेद है रुचि का और प्रकृति का, इसे समझ कर न चले तो फिर लड़ाई तो पग पग पर तैयार। लड़ने के लिए तो बहुत अवकाश है, क्योंकि लड़ाई बाहर से तो आती नहीं है और न लड़ाई के लिए कोई सरंजाम की जरूरत है, न बाजार जाने की जरूरत है। बस थोड़ा सा टेढ़ा बोला, इतने में तो लड़ाई तैयार है। सारी सामग्री अपने पास है। एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि दूसरे की प्रकृति को समझकर काम करो, केवल अपनी प्रकृति का आग्रह मत करो, दूसरे की प्रकृति का भी ध्यान रखो तो तुम्हारा सामंजस्य हो सकेगा। और अगर दूसरे की प्रकृति का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर सामंजस्य संभव नहीं है। समस्या पैदा होती है। अब दूसरी बात है प्रकृति को बदलने की। कम से कम जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं उन्हें प्राथमिकता से यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि प्रकृति बदली जा सकती है और जो प्रकृति को बदलने के साधन हैं उनको जाने और उनका अभ्यास करें और अपनी प्रकृति का परिवर्तन करें। यह अपेक्षित है। जो साधना के क्षेत्र में पूरे लगे हुए नहीं है, गृहस्थ हैं, उनको भी जरूरत है कि प्रकृति में परिवर्तन आए। और प्रकृति बदलती है तो घर का वातावरण भी बदल जाता है। घर में एक व्यक्ति उद्दंड प्रकृति का होता है तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और वह भी अगर बदल देता है प्रकृति को तो घर ठीक हो जाता है। हमारे सामने भी अनेक अनुभव आए, गृहस्थों के अनुभव कि हमारे पुत्र की या हमारे कुलवधू की बड़ी टेढ़ी प्रकृति थी, जटिल प्रकृति थी, किंतु प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने के बाद इतना अंतर आ गया हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा के द्वारा परिवर्तन आता है, यह असंदिग्ध बात है। प्रकृति बदलती है।
और उसका कारण भी हम खोजें कि प्रकृति की जटिलता में शायद नकारात्मक भाव काम करता है, जो मोहनीय कर्म का औदयिक भाव है, और प्रकृति की स्वस्थता में क्षयोपशमिक भाव काम करता है, जो मोहनीय कर्म का क्षयोपशमिक भाव है। तो बदला जा सकता है, हमें बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां भी विग्रह हो, सामंजस्य न हो, वहां प्रकृति के परिष्कार की बात सोचनी चाहिए। अलग होना एक बात है, दो भाई हैं, प्रकृति नहीं मिलती है और दो चूल्हे बन गए, यह तो सरल काम है, पर उससे लाभ क्या हुआ? पारस्परिक संबंधों में कटुता आ जाती है। दो हैं, परस्पर में ठीक सामंजस्य नहीं होता है, और यह संकल्प करें कि हमें अपनी अपनी आदतों को बदलना है, तो फिर बदल सकते हैं, सामंजस्य रह सकता है और अच्छा भी हो सकता है। एक समय था कि संयुक्त परिवार की प्रणाली चलती थी, आज वह टूट गई, बहुत सारी टूट रही है। पश्चिम के देशों में जहां संयुक्त परिवार की प्रणाली नहीं, वे अनुभव कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार की प्रणाली होनी चाहिए, उसमें लाभ बहुत है। जब चार भाई हैं, साथ रहते हैं, सुविधा कितनी है। कुछ लोगों ने बताया कि हम चार भाई हैं, एक कहीं जाता, हमें कोई कठिनाई नहीं होती। काम संभालने वाले हैं, चारों साथ काम करते हैं, कोई हमें कठिनाई नहीं होती। तो दूसरे वाले ने यह बताया कि मैं करूं क्या, समय कैसे लगाऊं, अकेला हूं, आऊं तब दुकान बंद करके आना पड़ता। तो संयुक्त परिवार एक प्रयोग था सामूहिक जीवन का, एक अच्छा प्रयोग कि लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं। वो अब उसमें कठिनाई आ गई। कारण क्या? असामंजस्य का कारण खोजे तो पीछे की जो चर्चा थी, असहिष्णुता और अहंकार या मृदुता का अभाव, विनम्रता का अभाव। जहां विनम्रता का अभाव और असहिष्णुता होती है, वहां कोई साथ रह नहीं सकते, अच्छे ढंग से रह नहीं सकते। सामंजस्य के लिए भी जरूरी है सहिष्णुता और विनम्रता, ये दोनों हो तो फिर प्रकृति को बदलने की बात भी आती है कि प्रकृति को भी बदला जाए, रुचि को भी बदला जाए। हमारे धर्म संघों में हम देखते हैं कि अनेक प्रांतों के युवक बालक मुनि बनते। तो अब जो महाराष्ट्र में जन्मा, उसका खान पान, रहन सहन, रुचि अलग प्रकार की होती है। दक्षिण भारत में जन्मा, उसकी अलग प्रकार की होती है, और राजस्थान में जन्मा, उसकी अलग प्रकार की होती है। जो राजस्थान में जन्मा उसे बाजरी की रोटी अच्छी लगती है, जो दक्षिण भारत में जन्मा चावल खाने में रहा, उसे इडली डोसा अच्छा लगता है। सारी रुचि अलग प्रकार की होती है कि उसी वातावरण में वह जिया है और उसके शरीर में वे ही परमाणु काम कर रहे हैं। तो ये देश काल की भिन्नता, देश की भिन्नता और काल की भिन्नता अलग अलग है। तो फिर उनमें सामंजस्य स्थापित करना, भोजन में भी सामंजस्य स्थापित करना। थोड़े दिन पहले एक मुनि जी से मैंने कहा था कि कोरे इडली डोसा मत खाओ, दक्षिण के लोग हैं तब मिल जाएगा, आगे गांवों में जाना है तो बाजरे की रोटी का अभ्यास करो, वो भी खाना है, उसके साथ भी जीना है। तो हम हर जगह देश काल के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित कर ले कि कहीं कठिनाई न हो,
पूज्य कालूगणी कहते थे कि जिस गांव में जाना हो उस गांव की प्रकृति को समझ लो और उसके साथ अपनी प्रकृति को मिला लो, कोई कठिनाई नहीं होगी। गांव में जाओ तो पहले गांव के बाहर ये कंटीली बाड़े होती थी, तो ये हमारा कहा जाता था साधुओं में कि जब गांव में जाओ तो पहले उन बाड़ों से संपर्क मिला लो, परिचय स्थापित कर लो, उनसे मिल जाओ तो फिर कांटे नहीं चुभेंगे। हर चीज के साथ सामंजस्य स्थापित करो तो प्रकृति का मेल जो देश और काल की दूरी के कारण होता है उसे बदला जाए, परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए अनुप्रेक्षा के प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अनुप्रेक्षा से बदल सकता है। तो हम संकल्प शक्ति का प्रयोग करें, उस संकल्प के द्वारा एक नई प्रकृति का निर्माण करें और पुरानी प्रकृति का परिवर्तन या परिष्कार करें। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। मैं नहीं खाऊंगा, त्याग करते हैं। त्याग क्या है? हमारी संकल्प शक्ति है कि संकल्प शक्ति जागृत हुई और नहीं खाऊंगा, फिर नहीं खाता है, प्रयोग नहीं करता है। अभी कुछ भाई आए गुजरात से, तो उन्होंने बताया कि आप जब सूरत आए और इस व्यक्ति को यह संकल्प कराया था कि अब मैं नशीली वस्तुएं नहीं खाऊंगा, ये बिल्कुल पाल रहा है, उसका पालन कर रहा है। बड़ा नशा करता था, अब तक भी विचलित नहीं हुआ, बराबर निभा रहा है। जब व्यक्ति के भीतर संकल्प की शक्ति जागती है तो कठिन लगने वाली बात सरल और कभी कभी असंभव लगने वाली बात भी संभव बन जाती है। तो हम संकल्प शक्ति का प्रयोग करें कि मुझे अपनी प्रकृति को बदलना है। अगर संकल्प की चेतना जाग जाए तो हो सकता है कि एक दिन में ही बदल जाए, और अभ्यास करे तो हो सकता है 10-20 दिन, महीने में बदल जाए। पर यह सब में निष्ठा पैदा हो कि प्रकृति को बदला जा सकता है और मैं अपनी प्रकृति को बदल सकता हूं। जयाचार्य ने प्रकृति के 2 विभाग कर दिए। तो विभाग है जैसे परिषद में, इधर बहनें हैं, इधर भाई है, बीच में थोड़ा रास्ता। प्रकृति के 2 विभाग कर दिए। ये कितना महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि एक खोड़ीली प्रकृति और एक चोखी प्रकृति। 2 बड़े बड़े गीत बनाए इस पर। खोड़ीली प्रकृति का लक्षण क्या है और चोखी प्रकृति का, अच्छी प्रकृति का लक्षण क्या है। खोड़ीली क्षुद्र प्रकृति, शुद्धता में वही आएगा तो कोई किसी की बात को सहन नहीं कर सकता। कुछ जरा सा कहे, इतने में तो इतना तनाव कि कुछ समझ नहीं पाता, क्या से क्या कर देता है। अच्छी प्रकृति हर बात को सम्यक ग्रहण करता है। प्रकृति अच्छी नहीं होती तो बड़ी समस्या पैदा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी प्रकृति के कारण दूसरे को भी कठिनाई पहुंचाते हैं। प्रकृति का परिवर्तन, एक संकल्प हमारे मन में जाग जाए कि मुझे अपनी प्रकृति को बदलना है, और इसलिए बदलना है कि सामंजस्य के साथ जी सके, शांतिपूर्ण सहवास के साथ जी सके और सामुदायिक चेतना का विकास कर सके। इसलिए बदलना है। जो संकल्प नहीं करता और ये अनुभव भी नहीं करता कि मेरी प्रकृति अच्छी नहीं है, वहां तो बदलने की बात ही नहीं आती। जिसको बदलना है सबसे पहले तो ये अनुभव होना जरूरी है कि मेरी प्रकृति के ये तत्व अच्छे नहीं है, ये बाधा बन रही है, मुझे बाधा पहुंचा रही है, इसलिए इनको बदलना जरूरी है।
पहले तो भान हो, ज्ञान हो, ज्ञान के बाद भान हो जाए कि वास्तव में अच्छा नहीं है, फिर यह संकल्प हो कि मुझे इसको बदलना है। तो बदलने के लिए फिर संकल्प और श्वास के साथ संकल्प, ऐसे ही आप संकल्प करें, उसमें भी शक्ति होती है, पर दीर्घ श्वास के साथ संकल्प करें और वह संकल्प सोने से पहले, जब नींद आने का समय हो उससे 5-10 मिनट पहले वह संकल्प करे और नींद आ जाए तो नींद में भी वह संकल्प बराबर चलता रहे। वह संकल्प अधिक शक्तिशाली होता है, उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उसमें बहुत परिवर्तन की संभावना हो जाती है। संकल्प का भी एक समय होता है कि चंचलता है, मन स्थिर नहीं है, एकाग्रता नहीं है या तनाव है, उस स्थिति में संकल्प करें तो वह संकल्प कोई फलवान नहीं बनता। संकल्प कब करना चाहिए कि शांत मन, एकाग्र मन, एकाग्रता पूरी हो और दीर्घ श्वास ले, फिर श्वास के साथ संकल्प को जोड़ दें। आप संकल्प को तो बार बार नहीं दोहराएंगे, पर जब श्वास के साथ जोड़ दिया तो श्वास तो नींद में भी आएगा, नींद में भी आपका संकल्प चलता रहेगा और वह इतना पुष्ट हो जाएगा, जितनी आवृत्ति उतनी पुष्टि। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जितनी आवृत्ति उतनी पुष्टि और शक्ति। आयुर्वेद में होता है, जैसे अभ्रक उदाहरण ले ली, अभ्रक एक होता है 10 फुटी अभ्रक, एक होता है 100 फुटी अभ्रक और एक होता है 1000 फुटी अभ्रक। अब 10 फुटी अभ्रक, वस्तु तो अभ्रक एक है, किंतु पुट देने में इतनी क्षमता लगी, इतनी शक्ति लगी और इतनी आवृत्तियां हुई कि वही अभ्रक 10 फुटी में बहुत कमजोर था और जब 1000 फुटी हो गया, इतनी ताकत आ गई कि बीमारी को मिटाने में बहुत जल्दी का सफल हो जाता। पुटित करना, भावना देना, आयुर्वेद का शब्द है भावना देना और अध्यात्म का शब्द भी है भावना का प्रयोग करना, यानी पुट देते रहना। बहुत सारे वैद्य बतलाते हैं कि इसका आक की भावना दी हुई है, नींबू रस की भावना दी हुई है, गुलाब के फूल की, जोई के फूल की, न जाने कितनी कितनी भावनाएं देते हैं। वही द्रव्य, द्रव्यों का अंतर नहीं, किंतु भावना देने से उसकी शक्ति में आसमान धरती का सा अंतर आ जाता है। तो वैसे ही भावना का प्रयोग करें, बार बार संकल्प को दोहराएं, बार बार उस पर अनुचिंतन करें, तो वह संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी और उसमें परिवर्तन की क्षमता भी आ जाएगी। तो सामंजस्य के लिए जहाँ फिट नहीं बैठता हो, परस्पर में के फिट नहीं बैठे, खड़बड़ा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, उसके लिए सामंजस्य जरूरी। और सामंजस्य के लिए पहली बात है प्रकृति का समझ, प्रकृति की समझ, पहचान और प्रकृति का परिवर्तन। ये प्रकृति पर हम ध्यान केंद्रित करें तो सामंजस्य का रास्ता साफ होगा और हम बिना विग्रह आग्रह के एक साथ शांति के साथ रह सकेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है प्रकृति पर, प्रकृति को समझने पर और प्रकृति के परिवर्तन पर। इस प्रक्रिया से अगर चले तो सामंजस्य की शक्ति का विकास हो सकता है। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे